19वीं और 20वीं सेंचुरी में ब्रिटेन इतना अमीर और ताकतवर था कि दुनिया की टोटल यील्ड का 20% हिस्सा वहीं बनता था। समुद्र पर उसका कब्जा था, दुनिया की करेंसी वो तय करता था और ग्लोबल ट्रेड के नियम भी अकेले ब्रिटेन ही बनाता था। For 200 years, Britain was the most powerful nation in the world. From Canada to India, from Australia to Nigeria, the British Empire once ruled over a third of the people on Earth. इसके अलावा उन्होंने ही सबसे पहले स्टीम इंजन, फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल, बैंकिंग, टेलीग्राफ और मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज जैसी चीजें शुरू की। लेकिन 2026 में उसी देश में सिर्फ 9 सालों में 6 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं। साथ ही उनका बोर्ड मार्केट भी मुश्किल में है। सबसे अमीर लोग देश छोड़कर जा रहे हैं और उसका 2 पार्टी सिस्टम टूटकर 5 पार्टियों में बढ़ गया है। और इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट एक साथ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रही है। Britain's economy is under incredible strain. Britain's debt has grown significantly since the start of the century. Unemployment is rising, salaries are stagnating, cities are going bankrupt, and our public utilities are in dire disrepair. अब ये किसी एम्पायर के कोलैप्सिंग की कहानी नहीं है। आप पहले से ही जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसा कैसे हुआ था। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे एक बहुत अमीर देश ने 3 ऐसे पॉलिसी फैसले लिए जिसकी वजह से उसे चलाना मुश्किल हो गया। तो आयरनी ये है कि जिस देश ने आधी दुनिया पर राज किया था, आज वो गवर्नेंस ऐसे क्राइसिस से जूझ रही है जो पहले कभी नहीं हुआ। So the question is, how did a highly wealthy country like Britain transfer from a superpower into a country facing a political crisis? What did the world's wealthiest and most experienced democracy actually fail to foresee? And what lessons should India and other nations learn from the British crisis? So the story belongs to 2016. तब तक जर्मनी, अमेरिका, जापान एंड चाइना ने इतनी तेजी से और बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया था कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में ब्रिटेन का हिस्सा 20% से घटकर सिर्फ 2% रह गया था। ऑल्सो ये गिरावट 150 सालों से लगातार होती रही है, बट इट वाज स्लो एंड मैनेजेबल। लेकिन 2016 में यूके ने मॉडर्न यूरोप में सबसे बड़ा पॉलिटिकल भूकंप देखा, जिसे ब्रेक्सिट कहा जाता है। The UK has voted to leave the European Union in the most seismic decision in generations. That the UK has voted to leave the European Union. जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दें कि यूरोपियन यूनियन दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड जोन था। जब ब्रिटेन ने 1973 में इसमें शामिल हुआ तो उसे 250 मिलियन कस्टमर तक का बिना किसी कस्टम चेक और बिना किसी पेपर वर्क के ड्यूटी फ्री पहुंच मिल गई। इसीलिए मैनचेस्टर का कोई कपड़ों का ब्रांड मुनीच में उतनी आसानी से सामान भेज सकता था जितनी आसानी से बर्किंगम में। बट समहाउ 2010 से 2016 के बीच ब्रिटिश लोगों को लगने लगा कि यूरोपियन यूनियन को जितना फायदा हम पहुंचा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा फायदा उन्हें यूरोपियन यूनियन से मिल नहीं रहा है। इसलिए 2016 में ब्रिटिश एक्सपोर्ट का 42% हिस्सा ईयू को जाने के बावजूद एक पब्लिक रेफरेंडम के आधार पर ब्रिटिश लोगों ने यूरोपियन यूनियन छोड़ने के लिए वोट किया। तो अचानक उसी मैनचेस्टर ब्रांड के लिए कस्टम डिक्लेरेशन, वेट हैंडलिंग, ओरिजिन के रूल्स, पेपर वर्क और बॉर्डर चेकिंग की जरूरत पड़ गई और इसीलिए छोटे एक्सपोर्टर की लागत ना बहुत ज्यादा बढ़ गई और इसी वजह से ब्रिटेन की जीडीपी उस स्तर से 6% कम रहने वाली है जो यूरोपियन यूनियन के अंदर रहने पर होती। तो इसे इकोनॉमी को हर साल अरबों पाउंड का नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना, ब्रेक्सिट वॉज पेनफुल बट दिस वॉज नॉट द ओनली सेटबैक। उसी समय के आसपास ब्रिटेन पर 3 चीजों की मार पड़ी। पहली, 2020 में ब्रिटेन पर कोविड का असर पड़ा जिससे सरकार को और भी कर्ज लेना पड़ा। दूसरी, यूक्रेन वॉर के कारण रशिया पर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए। रशिया ने ऑयल की कीमतें बढ़ा दी और उससे एनर्जी की कीमत आसमान छूने लगी। तो 2022 तक ब्रिटेन एक ऐसा देश बन गया था जहां सैलरी नहीं बढ़ रही थी, एनर्जी महंगी थी, सप्लाई चेन टूटी हुई थी और नए कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया था। लुक एट दिस, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी द यूके's पब्लिक डेट rose from 50% in 2008 to over 100% in 2020। और यहीं से बॉन्ड विजिलेट्स कहे जाने वाले कुछ पावरफुल ट्रेडर्स के साथ एक अजीब क्राइसिस हुई और यहीं से कहानी और भी गंभीर और भी डरावनी हो जाती है। लुक, इन एवरी कंट्री देयर इज अ विजिबल गवर्नमेंट एंड इनविजिबल गवर्नमेंट। विजिबल गवर्नमेंट में वो राजनेता होते हैं जिन्हें हम वोट देते हैं, वो संसद में दिखाई देते हैं और वे टीवी में बहस जो हम देखते हैं। लेकिन इनविजिबल गवर्नमेंट में ट्रेडर, यूनियन, लॉबिस्ट एंड बिलियनर्स इन्वॉल्व होते हैं जो क्राइसिस के समय सरकार को बताते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। ब्रिटेन में वो इनविजिबल गवर्नमेंट इंटरेस्ट नाम के एक सिंपल वर्ड पर चलती है और ये इंस्ट्रूमेंट इतना पावरफुल है कि इनविजिबल गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट का इस्तेमाल करके प्राइम मिनिस्टर को भी इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। सवाल ये है कि बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज सरकार को कैसे गिरा सकता है और प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देने पर मजबूर कर सकता है।
असल में बात यह है कि सरकारें कभी भी हर चीज का खर्च उठाने के लिए काफी टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाती और ऐसा पूरी दुनिया में होता है और इसीलिए वे इस कमी को पूरा करने के लिए ना बॉन्ड जारी करके उधार लेती है। तो अगर कोई सरकार 12 मिलियन खर्च करती है और टैक्स से सिर्फ 10 मिलियन ही जुटा पाती है तो सरकार बॉन्ड के जरिए 2 मिलियन पाउंड उधार लेती है। वे कहती है कि हम 10 साल के लिए 3% ब्याज वाला 2 मिलियन का बॉन्ड जारी कर रहे हैं। तो 2 मिलियन पाउंड को 2000 यूनिट में बांटा जाता है। हर यूनिट की कीमत 1 मिलियन पाउंड होती है और जब भी आप 1 मिलियन की यूनिट खरीदते हैं तो आपको 10 सालों तक हर साल 3% का ब्याज मिलेगा और 10 साल बाद आपको आपका 1 मिलियन पाउंड वापस मिल जाएगा। तो बॉन्ड बस एक वादा है, आप मुझे 100 पाउंड दो और मैं आपको 10 सालों तक हर साल 3 पाउंड दूंगा और फिर आपको 100 पाउंड वापस कर दूंगा। नाउ हियर्स अ ट्रिक दैट ड्राइव द ग्लोबल इकोनॉमी। बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट में दोबारा बेचा जा सकता है, इसलिए अगर इन्वेस्टर पैनिक होते हैं और इन बॉन्ड को रीसेलिंग मार्केट में बेचते हैं तो कीमत 100 पाउंड से गिरकर 50 पाउंड हो सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि बॉन्ड यूनिट पर अभी भी हर साल 5 पाउंड का भुगतान होगा। तो भले ही ब्याज अभी भी 5% हो, बॉन्ड से मिलने वाला असल रिटर्न बढ़कर 10% हो जाता है। तो अगर बॉन्ड की कीमत कम होती है तो यील्ड बढ़ जाती है और जब भी कीमत बढ़ती है तो यील्ड कम हो जाती है। अब सरकार के लिए ये क्यों मायने रखता है? इसलिए क्योंकि सरकार सिर्फ एक बार उधार नहीं लेती, वो बार बार हमेशा उधार लेती रहती है और इस रीसेल मार्केट में मिलने वाला यील्ड ही सरकार द्वारा ली जाने वाले हर नए लोन की कीमत तय करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यील्ड 2% है तो 100 मिलियन पाउंड का उधार लेने पर हर साल 2 मिलियन पाउंड का ब्याज देना होगा। लेकिन अगर यील्ड बढ़कर 5% हो जाती है तो उसी 100 मिलियन पाउंड पर अब 5 मिलियन पाउंड का ना एक्स्ट्रा खर्च आएगा। क्यों? क्योंकि अगर रीसेल मार्केट इन्वेस्टर को 5% यील्ड दे रहा है तो इन्वेस्टर 3% ब्याज देने वाला सरकारी बॉन्ड क्यों खरीदेंगे? इसलिए असल में पैसे जुटाने के लिए सरकार को रीसेल मार्केट में यील्ड के बराबर ही यील्ड देनी पड़ती है, वरना इन्वेस्टर इसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे। तो जब सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड की कीमत गिरती है तो यील्ड गिर जाती है और ऐसे में सरकार को हर साल 3 बिलियन ज्यादा चुकाने पड़ते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रेडर ने एक कागज का टुकड़ा बेच दिया। इसी तरह जब इन्वेस्टर को लगता है कि गवर्नमेंट इनरिस्पॉन्सिबल हरकतें कर रही है तो वे गुस्से में लेटर नहीं लिखते हैं और ना ही प्रोटेस्ट करते हैं, वे बस बेच देते हैं। असल में सितंबर 2022 में ऐसे ही कुछ हुआ। व्हेन लीज ट्रस बिकम अ प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने मिनी बजट का ऐलान किया। इस बजट में बिना किसी फंडिंग के 45 मिलियन पाउंड की टैक्स कटौती का वादा किया गया था, जिसका मतलब था कि किसी के लिए भी टैक्स नहीं बढ़ाया गया। तो कोई नई कमाई नहीं हो रही थी, साथ ही खर्च में कोई कटौती नहीं की गई। ये सारे 45 मिलियन पाउंड उधार लिए गए थे। तो बॉन्ड बिजनेस ने इसे देखा और कहा कि ये पागलपन और बेवकूफी है। इसलिए उन्होंने यूके के बॉन्ड इतनी तेजी से बेचे कि लंबे समय वाले सरकारी कर्ज पर यील्ड कुछ ही दिनों में 3.5% से बढ़कर 5% से ज्यादा हो गई। तो पाउंड की कीमत गिर गई और हालत इतने खराब हो गए कि देश में पेंशन फंड को डूबने से बचाने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड को इमरजेंसी इंटरफेरेंस करना पड़ा। असल में एक ब्रिटिश अखबार ने लेटेस्ट के एक सिर का लाइव स्ट्रीम शुरू किया ताकि ये देखा जा सके कि क्या लीज ट्रस उस लेटेस्ट से ज्यादा समय तक टिके रह पाएंगे। और पता है क्या हुआ? वो नहीं टिकी। तो पद संभालने के 49 डेज बाद लीज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया, प्लान रद्द कर दिया गया और चांसलर को हटा दिया गया। I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. अब आपको लग सकता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मार्केट सरकार के इनरिस्पॉन्सिबल कदमों पर रोक लगा रही है और इसी तरह सरकार हमेशा सही फैसला लेगी, राइट? फिर यही मामला बिगड़ जाता है। जिन ट्रेडर ने ट्रस्ट को सजा दी थी वे अब ब्रिटेन को कुछ भी करने से रोक रहे हैं। ब्रिटेन अब उस स्थिति में फंस गया है जिसे इकोनॉमिस्ट डूम लूप कहते हैं और ये ऐसे काम करता है। पहला कदम, ब्रिटेन पर पहले से ही कर्ज का पहाड़ है जो उसकी जीडीपी का लगभग 96% है और ये 1960 के दशक की शुरुआत के बाद से सबसे ज्यादा है। दिस हैज हैपेंड ड्यू टू ईयर ऑफ क्राइसिस सच एज द ईयर 2008 क्राइसिस, ब्रेक्सिट, कोविड एंड द सैंक्शन इम्पोज्ड ऑन रशिया, जिसे उन पर कर्ज का पहाड़ खड़ा कर दिया। दूसरा कदम, ज्यादा कर्ज से ट्रेडर घबरा जाते हैं, इसलिए वे उधार देते रहने के लिए ज्यादा यील्ड की मांग करते हैं। तीसरा कदम, ज्यादा यील्ड से हर नया लोन महंगा हो जाता है और ब्याज का बिल बढ़ जाता है। चौथा कदम, बढ़ते ब्याज को चुकाने के लिए सरकार और कर्ज लेती है। कर्ज बढ़ता है और ज्यादा कर्ज का मतलब है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में कम निवेश। पांचवा कदम, ज्यादा कर्ज से ट्रेडर और भी ज्यादा घबरा जाते हैं, इसलिए यील्ड बढ़ती है, ब्याज और बढ़ता है और उधार और भी बढ़ता है और ये सर्कल हर बार और कसता जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ब्रिटेन इस बुरे सर्कल में फंसा हुआ है क्योंकि उसके दोनों रास्ते पूरी तरीके से बंद है। पहला रास्ता कहता है कि विकास करके इससे बाहर निकलो,
इकोनॉमी में निवेश करो ताकि वो बढ़े और टैक्स में होने वाली कमाई बढ़े, लेकिन निवेश करने का मतलब है और कर्ज लेना और बॉन्ड मार्केट इसकी परमिशन नहीं देगा। दूसरा रास्ता कहता है कि खर्च कम करके और टैक्स बढ़ाकर इसमें बाहर निकलो, लेकिन अगर आप खर्च कम करते हैं और टैक्स बढ़ाते हैं तो इससे विकास रुक जाता है, जिससे टैक्स से होने वाली कमाई कम हो जाती है और कर्ज की समस्या और बिगड़ जाती है। इसके अलावा वोटर 2024 की तरह रिवेलियन कर सकते हैं, इसलिए ब्रिटेन ऐसी स्थिति में फंसा है जहां वो ना तो निवेश कर सकता है और ना ही खर्च कम कर सकता। यही वजह है कि पब्लिक सर्विस खराब हो रही है। NHS में वोटिंग लिस्ट रिकॉर्ड स्तर पर है, स्कूल में टीचरों की कमी हो रही है, लोकल काउंसलिंग जो लाइब्रेरी, सोशल केयर और सड़क की रिपेयर के लिए फंड देती है वे एक एक करके बैंकक्रप्ट हो रही है। और दोस्तों, आपको पता है इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने कुछ और कोशिश की और ये बहुत ही बड़ी स्टूपिड भरा कदम साबित हुआ और इससे और भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग ये जानते हैं, लेकिन लंदन हमेशा से बहुत ही अमीर लोगों की पसंदीदा जगह रही है। चाहे विजय माल्या हो या लक्ष्मी मित्तल, वे सभी हमेशा किसी अजीब वजह से लंदन में बसने की कोशिश करते रहे हैं और ये अजीब वजह ही एक अजीब पॉलिसी है। आज इसे ना आसान शब्दों में समझते हैं। सपोज डिमिट्री इज अ वेल्दी ग्लोबल बिजनेसमैन डिसाइडिंग वेयर टू लिव। वो अपने नए शहर में एक लोकल नौकरी से 1 मिलियन पाउंड और अपने देश में विदेशी निवेश से साल के 20 मिलियन कमाते हैं। अब उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि वो न्यूयॉर्क चला जाए। यहाँ यूएस ना अपने रेसिडेंट की दुनिया भर की कमाई पर टैक्स लगाता है, इसीलिए अमेरिका 1 मिलियन पाउंड की लोकल कमाई और 20 मिलियन की विदेशी कमाई पर टैक्स लगाता है। तो अमेरिका का कुल टैक्सेबल कमाई 21 मिलियन पाउंड है। 40% फेडरल और स्टेट टैक्स के साथ कुल टैक्सेबल बिल 8.4 मिलियन पाउंड बनता है। और यही मामला और बिगड़ जाता है अगर वो कभी यूएस की नागरिकता और ग्रीन कार्ड ले लेता है, तो यूएस हमेशा उसकी दुनिया भर की कमाई पर टैक्स लगाता रहता है, भले ही वो देश छोड़ दे। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि वो लंदन चला जाए और नॉन डूम स्टेटस ले ले। तो यूके 1 मिलियन पाउंड की लोकल कमाई पर टैक्स लगाता है, लेकिन 20 मिलियन की विदेशी कमाई पर टैक्स नहीं लगाता। इसलिए दिमित्री के लिए 20 मिलियन टैक्स फ्री कमाई है, और ये भी तब तक है जब तक वो पैसा विदेश में रखता है। तो अगर आप यूके की उसकी कुल टैक्सेबल कमाई देखें तो यहाँ सिर्फ 1 मिलियन पाउंड है जिस पर 45% टैक्स लगता है, जो 4.5 लाख पाउंड होते हैं, बस इतना ही। और बाकी 20 मिलियन पाउंड पर उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो जहाँ उसे यूएस में 8.4 मिलियन पाउंड देने पड़ते हैं, वहीं लंदन में उसे सिर्फ 4.5 लाख पाउंड देने पड़ते हैं। इस तरह यूके के टैक्स सिस्टम ने दुनिया भर के सबसे अमीर लोगों को लंदन आकर बसने के लिए इनकरेज किया। और ये सिस्टम 226 साल पहले नेपोलियन के समय में शुरू हुआ था। And this is the reason why wealthy Russian industrialists, Indian industrialists, and even Greek shipping magnates were drawn to London. And by 2024, there were 74,000 non-doomed in Britain. And what do? They boosted consumption, created jobs, and paid a lot of tax. So that is great, right? असल में समस्या क्या है? बहुत अमीर लोग लंदन में रह रहे हैं, वे टैक्स दे रहे हैं, वे नौकरियां पैदा कर रहे हैं और बहुत ज्यादा खर्च भी कर रहे हैं। तो इसमें क्या समस्या है? 6 अप्रैल 2025 को लेबर सरकार ने नॉन डूम स्टेटमेंट खत्म कर दिया, ये सोचकर कि अमीरों पर टैक्स लगने से उन्हें 5 साल में 12 से 13 मिलियन पाउंड मिलेंगे। कागज पर तो ये बहुत ही अच्छा था, लेकिन असलियत में ये बहुत ही बुरी साबित हुई। और हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि 2025 में 16,500 मिलियनर्स यूके छोड़कर चले गए, जो किसी एक साल में सबसे ज्यादा लोगों को जाने का रिकॉर्ड है। अब भले ही टैक्स जस्टिस नेटवर्क का कहना है कि ये आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर बताए जा सकते हैं, लेकिन पॉलिसी साफ तौर पर मिलियनर्स को दूर भगाती है। तो किसी भी तरह से सबक सिर्फ एक ही है, जब आप अमीरों पर टैक्स लगाते हैं तो अमीर टैक्स नहीं देते, वे बस चले जाते हैं। और जब वे चले जाते हैं तो आप सिर्फ टैक्स नहीं खोते हैं, बल्कि खर्च, नौकरियां, बिजनेस और निवेश भी खो देते हैं। और हो सकता है कि ब्रिटेन ने कागज पर 12 से 13 मिलियन पाउंड जुटा लिए हो, लेकिन उसने भरोसा और पूंजी खो दी। और जब भी अमीर लोग जा रहे थे तो पॉलिटिकल सिस्टम भी टूट रहा था। 1721 से ही ब्रिटिश राजनीति में ना 2 बड़ी पार्टियां टोरी और विंग के बीच मुकाबला रहा है, कंजर्वेटिव वर्सेस लिबरल, कंजर्वेटिव वर्सेस लेबर। 300 सालों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन मई 2026 में ये खत्म हो गया। स्थानीय चुनावों के नतीजे ऐसे थे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। नाउ लुक एट दिस टेबल। रिफॉर्म यूके का वोट शेयर 26% था, ग्रीस का 18%, कंजर्वेटिव का 17%, लेबर का 17% और लाइबर डेमोक्रेटिक का 16% था। यानी सभी पांचों पार्टियां एक दूसरे के सिर्फ 10 पॉइंट के अंतर पर थी, पर किसी का भी वोट शेयर 30% के आसपास नहीं था। अब यहाँ ये बात मायने क्यों रखती है? इसलिए क्योंकि भारत की तरह ब्रिटेन में भी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम काम करता है, और जिस किसी को भी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा वोट मिलते वही जीतता है। अब 2 पार्टी वाले सिस्टम में जीतने वाले को आमतौर पर 45 से 50% वोट मिलते हैं, लेकिन 5 पार्टियों वाली व्यवस्था में कोई उम्मीदवार सिर्फ 25% वोट पाकर भी जीत सकता है, भले ही 75% लोगों ने उसके खिलाफ वोट दिया हो। वैसे भारत में भी बीजेपी को 30% वोट मिलते हैं और वो भी फिर भी जीत जाती है। So this is the political and economic crisis that the UK currently is facing, and I hope that the UK will overcome this crisis in the next coming year.